नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कनुबेन चौधरी, TNTV सार्वजनिक विद्यालय गोपीपुरा सूरत, कक्षा 9, विषय हिंदी, प्रकरण 8, गुलमर्ग की खिड़की से एक रात। लेखक मोहन राकेश। मोहन राकेश का जन्म जालंधर पंजाब में हुआ था। इनके पिता व्यवसाय से वकील थे, परंतु इनकी साहित्य में बहुत रुचि थी, अतः राकेश को बचपन से ही घर में पर्याप्त साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ। इन्होंने हिंदी तथा संस्कृत में MA तक शिक्षा प्राप्त की और तत्पश्चात DAV कॉलेज जालंधर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में अध्यापन कार्य किया। कुछ समय तक उन्होंने सारिका कहानी पत्रिका का सफल संपादन किया और बाद में स्वतंत्र लेखन करते रहे। कहानी लेखन के साथ साथ उन्होंने उपन्यास और नाटक भी लिखे थे। इनकी प्रमुख रचनाओं में इंसान के खंडहर, नए बादल, एक और आदमी आदि कहानी संग्रह तथा अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल प्रसिद्ध उपन्यास है। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे तथा लहरों के राजहंस इनके प्रसिद्ध नाटक है। मोहन राकेश मूलतः एक सफल कहानीकार तथा नाटककार है। गुलमर्ग की खिड़की से एक रात परिवेश से लिया गया है। इस यात्रा वृत्तांत में लेखक ने गुलमर्ग के प्राकृतिक सौंदर्य का स्वानुभूत विवरण प्रस्तुत किया है। गुलमर्ग का सारा वातावरण इनको अपने में समाया सा लगता है। गुलमर्ग की एक रात का अकल्पनीय सौंदर्य इनसे भुलाया ही नहीं जाता। यहाँ मोहन राकेश ने गुलमर्ग कश्मीर का जो एक सुंदर प्राकृतिक स्थान है, ये लेख में उन्होंने वहाँ की प्राकृतिक शोभा और वहाँ के अपने अनुभव के बारे में बताए हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि कुछ जगह ऐसे होती है जिन्हें आँख एक बार देखती है तो चौंक उठती है, फिर धीरे धीरे परिचित होकर उदासीन हो जाती है। गुलमर्ग ऐसी ही एक जगह है। हम कोई सौंदर्य, कोई दृश्य इस तरह से देखते हैं कि हमारे चौंक उठते हैं कि कितना सुंदर दृश्य। फिर ये जगह जब परिचित हो जाते हैं और वहाँ का दृश्य शायद बदल जाता है तो हमें उदासीन, यानी कि हम फिर उदासीन हो जाते हैं। ये ऐसा सौंदर्य तो हर दिन तो नहीं रहता, ऐसा मानकर हम उदासीन हो जाते हैं। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि मैं जब पहली बार गुलमर्ग गया तो मुझे वहाँ कुछ भी असाधारण नहीं लगा। एक खुला सपाट मैदान, देवदारों के घने झुरमुट और बस। तब मैं घंटे भर में सारा गुलमर्ग देख आया था। अब लेखक क्या कहता है कि वहाँ जब पहली बार गए तो उन्होंने वहाँ पे कुछ ऐसा असाधारण नहीं लगा। सिर्फ खुला मैदान था और देवदारों के जो झुरमुट जैसा था, इसके अलावा उन्हें कुछ असाधारण नहीं लगा। तो वहाँ गुलमर्ग एक घंटे भर में घूम आया था, मगर बाद में महीनों वहाँ रहने पर एहसास हुआ कि पहली बार तो क्या, बाद में भी कभी उस स्थान को पूरा नहीं देख पाया। उसे पूरा कभी देखा ही नहीं जा सकता। शायद यही कारण है कि गुलमर्ग में रहकर वहाँ के साथ व्यक्ति की आत्मीयता धीरे धीरे इतनी गहरी हो जाती है कि वह अपने को भी उस सपाट मैदान के एक हिस्से के रूप में ही देखने लगता है। कांपती तितलियों, उठते बादलों और बर्फ से चमकीली पहाड़ियों की तरह। दूसरी ओर वह पूरा विस्तार जिसमें वह स्वयं भी रहता है, उसे अपने में समाया सा लगता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों संध्याएं, घना कोहरा, पीली धूप और सब कुछ। इसलिए जब व्यक्ति गुलमर्ग से चलता है तो एहसास होता है अपने से ही बिछुड़ने का, अपने उस रूप से जो कि इतना परिचित होते हुए भी सदा अपरिचित बना रह जाता है। यहाँ लेखक कहते हैं कि जब महीने भर वहाँ रहा तभी पता चलता है। पहली मुलाकात में तो उन्हें ऐसा नहीं लगता, इसलिए वहाँ सिर्फ एक खुला मैदान ही दिखाई देता है। लेकिन कुछ महीने वहाँ रहने पर उसे क्या लगता है कि आत्मीयता हो जाती है और ऐसा लगता है कि जो सपाट का जो हिस्सा है मैदान का, वो हिस्सा एक प्राकृतिक दृश्य उसे समय प्रतीत होते हैं। और गुलमर्ग के रहने बाद व्यक्ति वहाँ से जब विदा लेता है तो बिछुड़ने का भी वहाँ अनुभव होता है। वहाँ का जो वातावरण है उसका वर्णन करते हुए लेखक कहते हैं कि जब ये सब उसे मालूम होता है, सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों संध्याएं, घना कोहरा, पीली धूप
और सब कुछ उठती कांपती हुई तितलियों, उठते बादलों, बर्फ से चमकीली पहाड़ियों, ये सब जब देखते हैं तब उसके पश्चात वहां से परिचित हो जाती है। तो परिचित होते हुए भी सदा अपरिचित बना रहता है, तो क्या लगता है कि वहां से बिछड़ने का उन्हें एहसास होता है। गुलमर्ग में सपने फूल बनकर उठते हैं। हरियाली के आर पार लाल लाल छतों के ऊपर आकाश में आंखें मुग्ध होकर देखती रहती है और फूलों में नए नए रंग भर जाते हैं। वातावरण में नई नई कौफलें फूट आती हैं। हर क्षण एक नए अनुभव, नए रोमांच की सृष्टि होती है। बादलों के पोर्टिको के नीचे लोग बाहें फैलाए घास पर बैठते हैं। दूर दूर तक सैलानियों की पंक्तियों घोड़े दौड़ाती हुई नजर आती है। रंगों के कुछ बिंदु हरियाली के पट पर जहां तहां छिटके हैं। सहसा प्रकाश से नन्ही नन्ही पारदर्शक बूंदें पड़ने लगती हैं। रंगीन बिंदुओं का पूरा विस्तार एक बार शिहर जाता है और अपने को समेटने लगता है। हरियाली का सपना कुहासे के फूल के बदल जाता है। मैदान सुरमई आभा ओढ़ लेता है। अब चारों तरफ धुंध ही धुंध है और बेबस होकर फैली पगडंडियों की पतली पतली नरम बाहें। जब तक यहाँ लेखक हमें बताते हैं गुलमर्ग का सौंदर्य अनेरा होता है कि वहाँ का सौंदर्य हम देखते हैं तो आंखें मुग्ध होकर उठती हैं। और वहाँ की जो दृश्य है, वहाँ बादलों के पोर्टिको के नीचे यानी कि बरामदा के नीचे माने लोग बाहें फैलाए बैठ घास पर बैठते हुए होते हैं। और सैलानियाँ यानी कि वहाँ पे जो घूमने के लिए आते हैं, ये जो सब लोग हमें घोड़े दौड़ाते नजर आते हैं। और रंगों के कुछ बिंदु हरियाली के पट पर जहां तहां छिटके हुए दिखाई देते हैं और पारदर्शक बूंदें पड़ने लगती है। वहां की जो सुरमुई है ये आभा मानो ओढ़ लेती है और चारों तरफ धुंध ही धुंध। और यहाँ लेखक ने पगडंडियों का जो उपमा दी है कि पतली पतली नरम बाहें की तरह हमें दिखाई देती है। तो यहाँ का जो सौंदर्य है, ये सौंदर्य लेखक ने हमें बताया है कि इतना आह्लादक होता है कि हमें हमारा वहाँ का जो प्राकृतिक शोभा है ये देखकर हमें ऐसा लगता है कि मानो ऐसा प्राकृतिक सौंदर्य को हम घंटों भर देखते रहें। सूरज चमकेगा तो फूल में नया सपना जन्मेगा। आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे दीप इधर उधर भटकते फिरेंगे। भेड़ों और बकरियों के रेवड़ पगडंडियों पर ढक जाएंगे। दिन तब रात की प्रतीक्षा करता सा प्रतीत होता है। रात आएगी तो सब कुछ खामोश हो जाएगा। मैदान की वह खामोशी भी जो दिन के समय इतनी वाचाल हो जाती है, अब ऐसा सौंदर्य यहाँ जो लेखक ने बताया है, ऐसा सौंदर्य दिन में हम देखते हैं। बाद में जब शाम ढलती है तो ये सब विस्मृत हो जाता है। फिर सुबह में सूरज चमकेगा तो क्या नया सपना लेकर आएगा। तो आकाश में कैसा दिखता है कि नए नन्हे नन्हे दीप सा, बादलों का दीप दिखाई देता है और भेड़ बकरियों जो पगडंडियों पर चलने लगती हैं। और तब ये दृश्य बाद में ऐसा होता है कि रात की प्रतीक्षा करता हुआ प्रतीक होता है। फिर रात आती है और सब कुछ खामोश हो जाता है। फिर मैदान में वही खामोशी आ जाती है और जो दिन में इतनी वाचाल हो जाती है, रात में खामोश हो जाती है और दिन में वाचाल हो जाती है। अब यहाँ लेखक अपने गुलमर्ग की एक रात का हमें जो अनुभव उन्हें हुआ है ये बतलाते हुए कहते हैं कि गुलमर्ग की वह रात मुझे कभी नहीं भूलेगी। मैं होटल की खिड़की में खड़ा था। बहुत दूर सामने से एक बरसती घटा मेरी तरफ बढ़ती आ रही थी। मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि कब वह मुझ तक पहुंचे और मुझे अपने लपेट में ले। अब यहाँ गुलमर्ग की एक रात का अनुभव हमें कहते हैं कि एक रात खिड़की में खड़े थे तो सामने से एक बरसाती घटा उन्हें नजर आती है। तो वे प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ये घटा मेरे पास आए और मुझे अपने लपेट में ले ले। बरसती घटा में घिर जाने
से बड़ा सुख मैंने बहुत कम जाना है। घटा ऊपर से घिर आए और व्यक्ति को छोटा करके उस पर छा जाए, यह इससे अलग स्थिति है। इस बार आती हुई घटा का हर संकेत मेरे सामने था और मैं इसके बराबर का होकर अपनी खिड़की में खड़ा हुए बुला रहा था कि आ आ आ। अब लेखक उसे जो घटा दिखाई देती है तो यह घटा को अपने पास समेटने के लिए तैयार था कि उसके सामने जो बरसती घटा उसकी ओर बढ़ती आ रही थी। लेखक चाहता था कि ये घटा उस तक पहुंचे और उसे अपने लपेट में ले। हवा तूफानी थी। अब ये उसे बुला रहा था कि आ आ आ। हवा तेज थी, फिर भी लेखक उसे कह रहा था कि मैं तुझसे कमजोर नहीं हूँ। हवा तेज थी मगर घटा तेजी से नहीं बढ़ रही थी। हालांकि तूफान बहुत उठा हुआ था। बार बार जोर की गरज होती थी जिससे धरती और आकाश की सिराएं कांप जाती थी। बार बार सामने के चित्रपट पर बिजली कौंधती थी और प्रकाश का वह भयानक विस्फोट हर चीज को नंगा कर जाता था। मैं खुश था कि थोड़ी देर में ये बूंदें मेरे ऊपर बरसेगी। बिजलियों का यह कहर मेरे ऊपर टूटेगा। मैं बाहें फैलाकर सामने से उसे अपने ऊपर लेने के लिए तैयार था। अब ये जो तूफानी हवा थी और सामने से जो बिजली आ रही थी, जो तूफान आ रहा था, उसे झेलने के लिए लेखक तैयार थे और ये खुश भी थे। क्यों खुश थे? कि ये बूंदे थोड़ी देर में मेरे ऊपर बरसेगी, बिजलियों की कहर मेरे ऊपर टूटेगा, ऐसा दृश्य मुझे देखने को मिलेगा, मुझे ऐसा लहवा मिलेगा। ये देखकर लेखक ये उसको स्वागत करने के लिए तैयार था। और ये हवा तूफानी थी, बादलों की गर्जना के साथ बिजली की चमक रही थी। लेखक बरसती घटा का आनंद लेना चाहता था, लेकिन होता क्या है कि मगर अचानक हवा रुक गई। बढ़ता हुआ तूफान जहां का तहां ठिठक गया और दूर ही पर कटे पक्षी की तरह दम तोड़ने लगा। बिजली की सांस रुकने लगी और मेरी भी, क्योंकि हवा के रुक जाने से मुझे भी बहुत ऊंचे आसमान से नीचे आना पड़ा था। तूफान का जोम उतर गया और उसके साथ ही मेरा भी। मैं उसके बराबर का कभी नहीं हो सका। अब यहाँ क्या हुआ कि लेखक को लगा कि ये हवा तेजी से आ रही थी, मेरे पास से आ जाएगी, लेकिन क्या होता है कि अचानक वो रुक जाती है। तूफान अब जहाँ का तहाँ ठिठक जाता है, जहाँ का तहाँ रह जाता है और जिस तरह से कोई पक्षी अपना दम तोड़ता है, उसी तरह मानो कि ये जो हवा है वो वहाँ की वहाँ रुक जाती है और आसमान लेखक कहते हैं कि मेरा भी सांस थोड़ा नीचा हो जाता है और तूफान का जोम उतर गया और इसके साथ मैं भी उसका बराबर का नहीं हो सका। वे ऐसे क्षण थे जो जीवन में एक बार ही आते हैं। गुलमर्ग में रहते हुए ऐसे क्षण हर किसी के जीवन में किसी न किसी रूप में अवश्य आते होंगे। तभी तो मुद्दत तक वहां रह चुकने पर भी कोई आकर्षक व्यक्ति को फिर खींचकर वहां ले जाता है, वरना वहां है क्या? एक खुला सपाट मैदान जहां ज्यादा गोल्फ खेली जा सकती है। व्यक्ति क्यों बार बार वहां जाना चाहता है? क्या गोल्फ खेलने के लिए ही? यहाँ लेखक को जो अनुभव हुआ प्रकृति का, तो ये प्रकृति का अनुभव देखने के बाद लेखक कहते हैं कि ऐसे जो क्षण मेरे जीवन में आई थी, ऐसी क्षण शायद हर किसी के जीवन में आती होंगी। इसलिए तो गुलमर्ग के सौंदर्य को सब लोग आकर्षित होकर वहां जाते हैं। लेकिन वहां है क्या? वहां तो खुला मैदान है और सिर्फ वहां गोल्फ खेली जाती है। इसके अलावा तो वहां कुछ है नहीं। तो क्या लोग ये गोल्फ खेलने जाते हैं? या तो वहां कुछ देखने के लायक तो होता नहीं। लेकिन अब लेखक को पता चलता है कि वहां दिन रात और हर दिन नया नया सौंदर्य, नया नया कोई ना कोई रूप देखने को मिलता है। इसलिए तो लोग वहां जाते हैं। इस तरह से यहाँ गुलमर्ग कश्मीर का जो एक सुंदर प्राकृतिक स्थान है, वहां प्रस्तुत लेख में बड़ी आत्मीयता के साथ लेखक ने यहाँ का प्राकृतिक शोभा और अपने अनुभवों के बारे में बताया है। अब हम प्रश्नों के उत्तर भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न हम देखते हैं, गुलमर्ग का भौगोलिक वातावरण कैसा था? तो इसके उत्तर में हम
लिख सकते हैं कि गुलमर्ग ऊंचाई पर पहाड़ियों से घिरा हुआ ठंडा स्थान है। एक वाक्य में ही लिखना है। तो गुलमर्ग ऊंचाई पर पहाड़ियों से घिरा हुआ ठंडा स्थान है। दूसरा प्रश्न, लेखक ने गुलमर्ग के साथ व्यक्ति की आत्मीयता बढ़ने का क्या कारण बताया? तो उसका उत्तर हमें इस तरह से लिख सकते हैं कि लेखक ने गुलमर्ग के अपार आकर्षण को अपने साथ व्यक्ति की आत्मीयता बढ़ने का कारण बताया है। वहाँ की जो अपार आकर्षण है उसको, वहाँ का जो आकर्षक है, तो यहाँ हम एक वाक्य में यही लिख सकते हैं कि गुलमर्ग के अपार आकर्षण को इसके साथ व्यक्ति की आत्मीयता बढ़ने का कारण बताया है। तीसरा प्रश्न हम देखते हैं, खिड़की के पास खड़ा लेखक बरसाती घटा को देखकर किस बात की प्रतीक्षा करने लगा? तो इसका उत्तर ये है कि खिड़की के पास खड़ा लेखक बरसाती घटा को देखकर इस बात की प्रतीक्षा करने लगा कि ये घटा उस तक पहुंचे और उसे अपने लपेट में ले ले। क्या? कि उस तक पहुंचे और उसे अपने लपेट में ले ले। चौथा प्रश्न, तूफान के एकाएक रुक जाने पर लेखक को कैसा अनुभव हुआ? तो उसका उत्तर हम इस तरह से लिखते हैं कि तूफान के एकाएक रुक जाने पर लेखक को ऐसा अनुभव हुआ कि उसका दम घुटने लगा। अब लेखक को किस बात का अफसोस हुआ? तो उसका उत्तर ये होगा कि इस बात का अफसोस हुआ कि वह बरसाती घटा उसके बराबर नहीं हो सकी। अगला प्रश्न, लेखक ने गुलमर्ग की पगडंडियों के लिए क्या उपमा दी? तो उन्होंने क्या उपमा दी? ये उपमा दी कि पतली पतली नरम बाहों की उपमा दी। आगे अब दो वाक्य में देखते हैं कि गुलमर्ग से विदा होते समय सैलानियों को कैसा एहसास होता है? तो उसका उत्तर हम ये लिख सकते हैं कि गुलमर्ग में रहते हुए सैलानियों को अपनी गहरी आत्मीयता हो जाती है और इसलिए वहां से विदा लेते समय उन्हें अपने आप से बिछड़ने का अनुभव होता है। अगला प्रश्न, लेखक ने गुलमर्ग को दिन को वाचाल क्यों कहा है? तो इसका उत्तर हम देखते हैं कि गुलमर्ग में रात आती है तो सब कुछ खामोश हो जाता है। दिन में सैलानियों के कारण वहां बहुत चहल पहल रहती है, इसलिए लेखक ने गुलमर्ग के दिन को वाचाल कहा है। अब आगे का प्रश्न देखते हैं, सैलानी कब और क्यों सिहर जाते हैं? तो उसका उत्तर है, सैलानी बर्फबारी होने पर अत्यंत ठंडक के कारण सिहर जाते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि लेखक की प्रतीक्षा असफल क्यों हुई? तो उसका उत्तर है कि लेखक तूफानी हवा के साथ आ रही बरसाती घटा से गिर जाने की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन तूफान रुक जाने से घटा उस तक नहीं पहुंची, इसलिए लेखक की प्रतीक्षा असफल हुई। अब हम 5-6 वाक्य में उत्तर भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, लेखक ऐसा क्यों कहता है कि गुलमर्ग को कभी पूरा देखा नहीं जा सकता? तो उसका उत्तर हम अपने प्रकरण में देख गए कि गुलमर्ग में रहकर वहाँ के साथ व्यक्ति की आत्मीयता बहुत गहरी हो जाती है, यहाँ तक कि व्यक्ति अपने आप को वहाँ के सपाट मैदान का एक हिस्सा समझने लगता है। वहाँ के जिस परिसर में व्यक्ति रहता है वह उसके भीतर समा जाता है। आत्मीयता को कोई और छोर नहीं होता, इसलिए लेखक को लगता है कि गुलमर्ग को कभी पूरा नहीं देखा जा सकता। अपनी भाषा में ही उत्तर लिखना है। दूसरा प्रश्न, दिन में गुलमर्ग की शोभा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। ये
प्रश्न का उत्तर भी अपने शब्द में वर्णन करना है तो हम वहां का सौंदर्य का वर्णन इस तरह से कर सकते हैं कि दिल में गुलमर्ग का हरा भरा रूप आंखों को मुग्ध कर देता है। धरती से लेकर आकाश तक हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। हरी घास के बीच तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। वातावरण में नई नई कोपनें फूट जाती है। सैलानी घुड़सवारी का आनंद लेते नजर आते हैं। हर क्षण नए नए अनुभव रोमांच की सृष्टि होती है। आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे दीप तैरते दिखाई देते हैं। पगडंडियों भेड़ बकरियों के रेवड़ों से रुक जाती हैं, ढक जाती है। इस तरह दिन में गुलमर्ग की शोभा देखने लायक होती है। अगला प्रश्न, प्रकाश बादल तथा हवा के कारण गुलमर्ग दर्शन में आए रोमांच का वर्णन कीजिए। ये वर्णन भी हमें अपने शब्दों में लिखना है। तो गुलमर्ग प्रकृति की क्रीड़ा स्थली है। बर्फ से ढके पहाड़ों पर सूर्य को प्रकाश सुनहरी आभा प्रकट करता है। आकाश में बरसते बर्फ को पारदर्शक कण प्रकाश में उज्जवल हो उठती है। बादलों के समूह आकाश में ऐसे विचरते हैं जैसे नन्हे नन्हे दीप इधर उधर भटकते रहते हैं। सुहावनी लगने वाली हवा एक तूफान का रूप ले लेती है। हवा तेज के साथ बरसाती घटाएं तेजी से आगे बढ़ती है। बीच बीच में बिजली भी कौंधने लगती है। इस प्रकार प्रकाश बादल और हवा के कारण गुलमर्ग का अनोखा रोमांच भर जाता है। अब यहाँ पंक्तियों का जो आशय है ये भी देख लेते हैं। गुलमर्ग में सपने फूल बनकर उठते हैं। हरियाली के आर पार लाल लाल छतों के ऊपर आकाश में। तो इसका उत्तर ये है कि हमें उसका आशय स्पष्ट करना है। तो इसका आशय इस तरह से होता है कि गुलमर्ग में रंगीन फूल रंगीन और सुंदर सपनों की तरह होते हैं। हरी भरी घास पर दूर दूर तक फूल ही फूल दिखाई देते हैं और लाल रंग की छतों पर भी फूल नजर आते हैं। अगली पंक्ति है कि रंगीन बिंदुओं का पूरा विस्तार एक बार सिहर जाता है और अपने को समेटने लगता है। तो इसका उत्तर कि मौसम सुहावना था। हरी घास पर बैठे रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए तरह तरह के सैलानी सुहावने वातावरण का आनंद ले रहे थे। तभी बूंदे गिरने लगी। सैलानी उठ कर सुरक्षित जगह में जाने लगे। इस तरह से हम उसका आशय स्पष्ट कर सकते हैं। 5वां प्रश्न है, हरियाली का सपना कुहासे के फूल में बदल जाता है। ये दृश्य किस समय का है? तो हमें पाठ्यपुस्तक में देखा कि जब हम गुलमर्ग की खिड़की का जो सारा सौंदर्य का वर्णन हमें देखा तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये दृश्य सायंकाल का है। तो उसका उत्तर आएगा सायंकाल का। 6ठा प्रश्न है, उचित उपसर्ग जोड़कर इनके विरुद्धार्थी शब्द बनाइए। तो यहाँ शब्द है साधारण। तो साधारण का विरोधी होता है असाधारण। मान, तो मान का विरोधी होता है अपमान। उदार का होता है अनुदार और रंग का होता है बेरंग और स्मृति का होता है विस्मृति। अब दूसरा है उचित प्रत्यय जोड़कर हमें विशेषण बनाना है। तो यहाँ शब्द दिया है सुरमा। तो सुरमाई का होता है सुरमाई। बरसात का होता है बरसाती। तूफान का होता है तूफानी और चमक का होता है चमकदार अथवा चमकीला और विस्फोट का होता है विस्फोटक। अब उचित प्रत्यय जोड़कर संज्ञा बनाइए। तो संज्ञा हम इस तरह से बना सकते हैं कि लाल का होता है लालिमा और खामोश का होता है खामोशी। कमजोर का होता है कमजोरी और आकर्षक का होता है आकर्षण। अब यहाँ वाक्य जो शब्द दिए हैं उसे हम वाक्य में कैसे प्रयोग कर सकते हैं? तो पहला शब्द है विस्फोट। तो कोई भी हम वाक्य ले सकते हैं। यह है कि बस विस्फोट से आसपास के मकान हिल उठे, यानी कि बस विस्फोट हुआ तो उसके आसपास के जो मकान थे वो हिल उठे। इस तरह से भी हम ले सकते हैं। और बम और इस तरह से भी ले सकते हैं कि युद्ध करते समय सामने से बम विस्फोट हुआ। इस तरह से भी हम ले सकते हैं। और दूसरा है आकर्षण। तो तितलियों को फूलों का बड़ा आकर्षण रहता है। पारदर्शक, तो घना कोहरा अब पारदर्शक होने लगा। रोमांच,
तो जादूगर ने बड़े रोमांचक खेल दिखाए। इस तरह से भी हम वाक्य बना सकते हैं। तो हमें यहाँ ये जो प्रकरण है उसका सार समझ लिया, उसका सवाल जवाब भी देख लिया, तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।